हेलो फ्रेंड्स, उड़ान सेंटर के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें से ज्योग्राफी के सेक्शन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने इतिहास के और राजनीति विज्ञान के क्वेश्चंस को कर लिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम लोग भूगोल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन संसाधन एवं विकास से मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। इसमें हम लोग लिखेंगे संसाधन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ये आर्थिक विकास का आधार है और मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से संसाधन आवश्यक है। हम लोग फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि एग्जाम कल है तो हमारे पास टाइम कम है। अगला है समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार। यहाँ पूछा जाता है कितने प्रकार हैं, तो इसमें लिखना है 1 नंबर में। और यहाँ पे एक बात और कि अगर आपको समाप्यता के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाए 2 नंबर में, तब हम लोग को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। इसमें बस लिखेंगे नवीकरणीय में जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है जैसे सौर ऊर्जा, और अनवीकरणीय योग में जिनका भंडारण सीमित है और बनने में लाखों वर्ष लगते हैं जैसे कोयला। हम लोग को मार्क्स के अनुसार लिखना है। देखिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है मानव निर्मित संसाधनों के 5 उदाहरण। इसमें हम लोग सड़कें, मशीनें, रेल लाइन, पुल, भवन ये लिख सकते हैं। फिर हमारा अगला चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें लिखना है वनों और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। क्योंकि संरक्षण पारिस्थितिक विविधता को बनाए रखता है और हमारे जीवन के लिए ज़रूरी संसाधन जैसे जल, वायु, मृदा को सुरक्षित रखता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को वनों का संरक्षण करना आवश्यक है। इसको आगे लिखेंगे, यह विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने और पर्यावरण संतुलन के लिए अनिवार्य है। इसलिए हम लोगों को वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना चाहिए। अगला 3 नंबर के क्वेश्चन अगला है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं। इनको हम लोग लिखेंगे। ढलानों पर सीढ़ीदार खेती के बारे में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे सीढ़ीदार खेती कहाँ किया जाता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए आगे क्या है, समुचित जुताई द्वारा जल प्रवाह रोकना और ढलानों पर पेड़ों की रक्षक मेखला लगाना प्रभावी उपाय है। ये प्रभावी उपाय है जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में अपरदन को हम लोग रोक सकते हैं इस तरह से। आगे हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में अंतर लिखें। ये अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो फिर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। हम लोग इसमें शॉर्ट में लिखेंगे, किसी क्षेत्र की प्राकृतिक पेड़ पौधों की प्रजातियों को वनस्पति जगत कहते हैं, उदाहरण जैसे साल, सागवान। जबकि जीव जंतुओं की प्रजातियों को प्राणी जगत कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे उदाहरण के रूप में शेर, हिरन। पौधे उत्पादक हैं जबकि जीव उन पर उपभोक्ता हैं। हमारा अगला चैप्टर है जल संसाधन। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का कि जल की दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। हमें लिखना है जल की मांग की तुलना में उपलब्ध स्वच्छ जल की कमी को जल दुर्लभता कहते हैं। जब हमें जितने पानी की आवश्यकता होती है उससे कम अगर उपलब्ध हो, उसी को बोलते हैं जल दुर्लभता। और इसके कारण लिखना है, हमें शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि इसके मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, जल का असमान वितरण, अत्यधिक दोहन और औद्योगिक प्रदूषण है। इन कारणों से पानी का यानी जल का असमान वितरण होता आया है। अगला है 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। इसमें हम लोग लिखेंगे वे नदी घाटी परियोजनाएं जो एक साथ कई उद्देश्यों जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण को पूरा करती है, बहुउद्देशीय योजनाएं कहलाते हैं। इसमें बहुउद्देशीय योजनाओं में क्या होता है कि इसमें ऐसा नदी घाटी परियोजनाएं होती है जिसमें उसी से बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण सारे कुछ उन्हीं से किया जाता है। इसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अगला हमारा क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजनाओं की क्या भूमिकाएं हैं। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए भूमिका निभाती है। इस टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है, उसके लिए हमें 5 मार्क्स का लिखना है। इसमें हम लोग शुरू में महत्व लिखेंगे, ये परियोजनाएं सिंचाई के लिए जल और उद्योगों के लिए सस्ती बिजली प्रदान कर आर्थिक विकास की रीढ़ बनती है। ये सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है और सस्ती बिजली की सभी संसाधन उपलब्ध कराता है, जिससे कि ये
आर्थिक विकास की रीढ़ बनती है। अगला है बाढ़ नियंत्रण। वर्षा ऋतु में बांधों के माध्यम से जल संग्रहण कर बाढ़ की विभीषिका को कम करती है। फिर लिखेंगे दामोदर घाटी उदाहरण। इसमें हम लोग लिखेंगे इस परियोजना ने बंगाल और झारखंड में कृषि उत्पादन बढ़ाया और बाढ़ पर अंकुश लगाकर औद्योगिक प्रगति की नींव रखी। निष्कर्ष में हम लोग लिख देंगे ये परियोजनाएं राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने और जल प्रबंधन के लिए आधुनिक भारत का आधार है। इस तरह से हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। अब अगला चैप्टर हमारा आता है कृषि का। कृषि में पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का, रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत आम क्वेश्चन है, हमेशा पूछ दिया जाता है। और साथ में मज़ेदार बात तो ये है कि ये 2026 का मॉडल पेपर में भी है, तो इसका चांस ज़्यादा रहता है कि इनको अच्छे से देख लेना आवश्यक है। इसमें हम लोग लिखेंगे रबी फसल शीत ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल से जून में काटी जाती है, जैसे कि गेहूँ। फिर लिखेंगे खरीफ फसल मानसून के आगमन यानी कि जून जुलाई पर बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, जैसे कि चावल। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे व्याख्या करना है हमें। इसमें लिखेंगे आधुनिकीकरण। वैश्वीकरण से एक नई तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, मशीनों का आगमन हुआ जिससे उत्पादकता बढ़ी। ये वैश्वीकरण होने से आधुनिकीकरण हुआ और उनमें नए क्वालिटी के और अच्छे क्वालिटी के गुणवत्ता वाले बीजों का आगमन हुआ और इससे उत्पादकता बढ़ी। अगला हमें लिखना है चुनौतियाँ। इसमें लिखेंगे भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में विकसित देशों के सस्ते कृषि उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ठीक है। नकदी नस्लें किसानों का रुझान खाद्यान्न से हटकर निर्यात होने वाली नकदी फसलों जैसे कपास मसाले की ओर बढ़ा है। रुझान खाद्यान्न के अलावा ज़्यादातर ध्यान कपास मसाले जो कि निर्यात किए जाते हैं उन पर पड़ा। अगला है वैश्वीकरण ने जहां अवसर दिए हैं वहीं छोटे किसानों के लिए सब्सिडी और तकनीकी सहायता की आवश्यकता को भी बढ़ाया है। ये दिखाया है कि किस तरह से अब भारत को तकनीकी क्षेत्र में भी आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि कृषि के कार्य को और अच्छे से किया जा सके। हमारा अगला चैप्टर है खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसमें पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें, या फिर कभी कभी देता है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, तब उसमें लिखना है परंपरागत स्रोत सीमित हैं और प्रदूषण फैलाते हैं जैसे कोयला पेट्रोलियम, और गैर परंपरागत स्रोत नवीकरणीय है और पर्यावरण के अनुकूल है जैसे सौर और पवन ऊर्जा, ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है। इसमें हमें बताना है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, इसके कारण का हमें उल्लेख करना है। पहला है भौगोलिक स्थिति। भारत उष्णकटिबंधीय देश है जहां साल भर प्रचुर धूप रहती है जो सौर ऊर्जा के लिए आदर्श है। फिर पर्यावरण और लागत, यह प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है। एक बार स्थापना के बाद इसकी परिचालन लागत बहुत कम है। एक बार ये महंगे लगते हैं लेकिन इसके बाद इस पर ज़्यादा खर्च नहीं होते। इसके बाद ग्रामीण विकास, उन सुदूर गाँवों के लिए यह वरदान है जहाँ बिजली की लाइनें पहुँचाना कठिन और खर्चीला होता है। और आगे लिखेंगे हम लोग जीवाश्म ईंधन की कमी और पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए सौर ऊर्जा ही भविष्य की सबसे स्थायी विकल्प है। इस तरह से सारा चीज़ों को देखते हुए हमें पता चलता है कि सौर ऊर्जा का भविष्य भारत में उज्ज्वल है। हमारा अगला चैप्टर आता है विनिर्माण और उद्योग। इसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स का, औद्योगिक अवस्थिति के भौतिक कारक क्या हैं, ऐसे टाइप का हमें क्वेश्चन आता है। हमें लिखना है उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल की निकटता, शक्ति के साधन जैसे सस्ती बिजली, और कारखानों के संचालन के लिए उपयुक्त जल अनिवार्य भौतिक कारक है। ये जरूरी भौतिक कारक है, इसके बारे में हमें यहाँ पे दिखाना था। अगला है पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के क्या उपाय हैं। इसमें पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के उपाय बताना है। इसमें हम लोग बताएंगे कि किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, सही रखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है औद्योगिक अपशिष्ट जल को नदियों में छोड़ने से पहले उपचारित करना, मशीनों में शोर कम करने वाले उपकरण लगाना और जल का पुनर्चक्रण करना प्रभावी उपाय है। इस तरह से हम लोग पर्यावरण के निम्नीकरण से बच सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें पहला क्वेश्चन सड़क परिवहन के
क्या क्या गुण हैं, इसमें गुणों के बारे में हमें लिखना है। 2 मार्क्स का है तो छोटा सा लिखेंगे। यह घर घर सेवा प्रदान करता है, उबड़ खाबड़ ज़मीन पर भी सुलभ है और कम दूरी के लिए सस्ता माध्यम है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर 5 मार्क्स का भी ये पूछा जाता है कई बार, इसमें भारत में सड़कों का वर्गीकरण के बारे में आपको लिखना है। इसमें हम लिखेंगे पहला स्वर्णिम चतुर्भुज। इसमें लिखेंगे यह 6 लाइन महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़कर समय और दूरी को कम करता है। इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। फिर लिखेंगे राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग। इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग देश के राज्यों को और राज्य राजमार्ग जिला मुख्यालयों को राजधानी से जोड़ते हैं। अगला है ग्रामीण सड़कें। इसमें लिखेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये गाँवें मुख्य शहरों से जोड़कर आर्थिक विकास की ओर गति देती है। फिर लिखेंगे निष्कर्ष टाइप का में, सड़कों का यह सघन जाल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक जीवन रेखा और विकास का सूचक होता है। ये सड़कें दिखाता है कि वहाँ पर विकास की संभावना ज़्यादा है। इस तरह से हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को रिवाइंड करके ज़रूर लिख लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त है वो पढ़ना चाहता है तो उससे ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।